नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। भारत में डिजिटल परिसंपत्तियों से प्राप्त आय पर 30% कर लगाया गया। गेल ने सीजीडी नेटवर्क में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की। रक्षा मंत्रालय भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों की भर्ती की योजना को एक स्थायी योजना बनाएगा। और एक अध्ययन के मुताबिक हिंद महासागर में समुद्री उष्मीय तरंगें मध्य भारत में मानसूनी वर्षा को कम कर रही हैं। और आइए अब इस अंक की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली खबर पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। इस साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम रही वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, यानी कि आर्द्रभूमियों के लोगों और प्रकृति के लिए कार्य। वर्ष 1972 में आर्द्रभूमियों पर रामसर समझौते के तहत इस विशेष दिवस की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर इसे पहली बार मनाया जा रहा है। आर्द्रभूमि ऐसे भू क्षेत्र होते हैं जो मौसमी या स्थायी रूप से जल में डूबे रहते हैं। उदाहरण के लिए झीलें, दलदली भूमि, मैंग्रोव, पीठ भूमि, ज्वार नदमुख, प्रवाल भित्तियां आदि। आर्द्रभूमि के महत्व की बात करें तो आर्द्रभूमि किसी भी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में अधिक कार्बन संचय करती हैं। पीठ भूमियां अकेले ही विश्व के सभी वनों से 2 गुनी मात्रा में कार्बन का संग्रह करती हैं। आर्द्रभूमियां उभयचरों, सरीसृपों और प्रवासी पक्षियों की ताजे जल की 1 लाख से अधिक प्रजातियों का पर्यावास है। आर्द्रभूमियां प्राकृतिक आघातों के अवशोषक के रूप में कार्य करती हैं। ये चरम मौसमी घटनाओं के दौरान प्राकृतिक बफर बन जाती हैं। ये बाढ़ को कम करती हैं और सूखे के प्रभावी होने में देरी करती हैं। ये ताज़ा जल उपलब्ध कराती हैं और हानिकारक अपशिष्ट जल को स्वच्छ करती हैं। इसके अलावा 6 करोड़ 18 लाख से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करती हैं। हालांकि 1700 के दशक में अस्तित्व में रही 85% आर्द्रभूमियां वर्ष 2000 तक विलुप्त हो चुकी हैं। विकास गतिविधियां, खेती या अन्य उत्पादक उपयोग उनकी विलुप्ति के कारण है। आक्रामक प्रजातियां, प्रदूषण, पर्यावास के नुकसान और अत्यधिक दोहन की वजह से इनके समक्ष विलोपन का खतरा है। आर्द्रभूमियों के लिए वैश्विक पहलों की बात करें तो रामसर अभिसमय को वर्ष 1971 में अपनाया गया था। ये एक अंतर सरकारी संधि है। ये संधि आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं उचित उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी की लक्ष्य संख्या 6 सभी देशों को वर्ष 2030 तक आर्द्रभूमियों की रक्षा और पुनर्स्थापन के लिए प्रतिबद्ध करता है। आर्द्रभूमियों का संरक्षण संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी की प्राथमिकता है। साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र दशक, जो कि 2021 से 2030 तक है, इसमें भी आर्द्रभूमियों के संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है। अगली खबर संचार एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। भारत में डिजिटल परिसंपत्तियों से प्राप्त आय पर 30% कर लगाया गया। केंद्रीय बजट 2022-23 में ये प्रस्तावित किया गया है कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों से होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा। इसमें क्रिप्टो करेंसी भी शामिल है। डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए किए गए भुगतान पर स्रोत पर ही टीडीएस की दर 1% होगी। इस तरह के लेन देन से होने वाली किसी भी हानि को किसी अन्य लाभ के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता। वर्चुअल करेंसी के रूप में उपहार स्वीकार करने वालों को भी कर का भुगतान करना होगा। इस कर के संभावित प्रभाव ये होंगे कि इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में संलग्न व्यक्तियों को भी कर का भुगतान करना होगा। ये घोषणा धन शोधन, आतंकवादी वित्त पोषण और मूल्य अस्थिरता के जोखिमों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की चेतावनियों के बावजूद बढ़ते लेन देन को रोक सकती है। वर्तमान में भारत में लगभग 15 मिलियन से 20 मिलियन क्रिप्टो निवेशक हैं। इनकी कुल क्रिप्टो होल्डिंग लगभग 40,000 करोड़ रुपए है। क्रिप्टो करेंसी को परिसंपत्ति के रूप में माना जाएगा, न कि मुद्राओं के रूप में। साथ ही वर्ष 2023 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समर्थित सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को भी प्रस्तुत किया जाएगा। सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक वैध मुद्रा होगी। इसे डिजिटल रूप में केंद्रीय बैंक जारी करेगा। ये फिएट मुद्रा जैसे भारतीय रुपया या अमेरिकी डॉलर के समान है। इसका फिएट मुद्रा के साथ लेन देन किया जा सकता है।
अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से। गेल ने सीजीडी नेटवर्क में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल ने इंदौर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की परियोजना शुरू की है। ये राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है। ये भारत में शुरू की गई अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की तकनीकी व्यावसायिक व्यवहार्यता स्थापित करना है। सरकार पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी में 15% ग्रीन हाइड्रोजन को मिश्रित करने की योजना बना रही है। इसका घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोग किया जा सकेगा। प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन के मिश्रण यानी ब्लेंडिंग के महत्व की बात करें तो ये मिश्रण मौजूदा प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में हाइड्रोजन की सांद्रता को एकीकृत करेगा। साथ ही ये मीथेन की कार्बन तीव्रता को भी कम करेगा। हाइड्रोजन समृद्ध संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में 70% तक कमी सुनिश्चित करेगी। हाइड्रोजन की तुलना में इसे उपयोग करना आसान और सुरक्षित है। इसका कारण ये है कि इसमें हाइड्रोजन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है, जो आयतन के हिसाब से 30% तक होती है। हाइड्रोजन सीएनजी से ऊर्जा प्राप्ति भी सीएनजी की तुलना में बेहतर है। इसकी चुनौतियों की बात करें तो हाइड्रोजन क्षरण यानी कि हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट धातु या पॉलीएथिलीन पाइपों को कमजोर कर सकता है। साथ ही ये रिसाव के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है और इसके बाई प्रोडक्ट के रूप में केवल जल का ही उत्पादन होता है। स्रोत के आधार पर हाइड्रोजन को ब्राउन यानी कोयला गैसीकरण से प्राप्त हाइड्रोजन, ब्लू यानी कि स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रक्रिया के साथ प्राकृतिक गैस से उत्पादित, और ग्रीन यानी कि विद्युत अपघटन से उत्पादित, और ग्रे यानी प्राकृतिक गैस से उत्पादित हाइड्रोजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और आइए अब बात करते हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी सीजीडी नेटवर्क के बारे में। सीजीडी प्राकृतिक गैस के परिवहन को संदर्भित करती है। इसमें पाइपलाइनों के एक नेटवर्क के माध्यम से परिवारों, औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों को भोजन पकाने के स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति की जाती है। साथ ही इसमें वाहनों को परिवहन ईंधन जैसे सीएनजी की भी आपूर्ति की जाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड पीएनजीआरबी अधिनियम 2006 के तहत पीएनजीआरबी देश के एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में सीजीडी नेटवर्क विकसित करने के लिए संस्थाओं को अनुमति प्रदान करता है। अगली खबर रक्षा क्षेत्र से। रक्षा मंत्रालय भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों की भर्ती योजना को एक स्थायी योजना बनाएगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों की भर्ती की प्रायोगिक योजना को अब स्थायी योजना में बदलने का निर्णय लिया है। कुल 16 महिलाओं को उनकी भर्ती की प्रायोगिक योजना के बाद लड़ाकू पायलटों के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021 में उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का आदेश दिया था। इस परीक्षा के माध्यम से वे रक्षा सेवाओं में अधिकारियों के रूप में कमीशन प्राप्त कर सकेंगी। इसके बाद केंद्र ने सूचित किया था कि तीनों सेना प्रमुखों ने महिलाओं के स्थायी कमीशन और एनडीए में उनके प्रवेश के लिए सहमति व्यक्त की है। वर्तमान में थल सेना में 0.56%, वायुसेना में 1.08% और नौसेना में 6.5% महिला कार्मिक हैं। सशस्त्र बलों में महिलाओं की कम संख्या होने के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं। महिलाओं की नेतृत्वकर्ता की भूमिका को लेकर पुरुष सैनिकों के बीच कम स्वीकृति है। लैंगिक उत्पीड़न की आशंका ज्यादा है। इसके अलावा शारीरिक सीमाएं हैं, अलग शौचालय आदि जैसी बुनियादी ढांचे की कमी है। इसीलिए बबीता पूनिया मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों के बराबर स्थायी कमीशन और पदोन्नति दी जानी चाहिए। इसके अलावा हाल ही में ये फैसला लिया गया है कि छात्राओं के लिए भी सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। अगली खबर मौसमी परिघटना से संबंधित है। एक अध्ययन के मुताबिक हिंद महासागर में समुद्री ऊष्मीय तरंगें मध्य भारत में मानसूनी वर्षा को कम कर रही हैं। यह अध्ययन भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र ने किया है। इस अध्ययन के मुताबिक वर्ष 1982 से वर्ष 2018 के दौरान पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री ऊष्मीय तरंगों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। इसमें प्रति दशक 1.5 घटनाएं हुई हैं। इसके बाद बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में ये बढ़ोतरी हुई है, जो कि प्रति दशक 0.5 रही है। हिंद महासागर में समुद्री ऊष्मीय तरंगों में वृद्धि की वजह से मध्य भारत में मानसूनी वर्षा में गिरावट हो रही है। दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्र में मानसूनी वर्षा में वृद्धि हो रही है। ये परिवर्तन ऊष्मीय तरंगों की वजह से मानसूनी पवनों के उतार चढ़ाव की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुए हैं। समुद्री ऊष्मीय तरंगें तब उत्पन्न होती हैं जब समुद्री जल का तापमान लगातार 5 दिनों तक मौसम के अनुसार परिवर्तित सीमा से ज्यादा हो जाता है, जो कि आम
आमतौर पर 90वीं प्रतिशतता होती है। मरीन हीट वेव्स के कई कारण हैं। हिंद महासागर में सतही जल के गर्म होने और प्रशांत महासागर में अल नीनो की घटनाओं की प्रतिक्रिया में समुद्री ऊष्मीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। स्थानीय रूप से सौर विकिरण की चरम मात्रा और कमजोर पवन प्रवाह की वजह से वाष्पीकरण से प्रेरित शीतलन में गिरावट से मरीन हीट वेव्स का निर्माण होता है। पश्चिमी हिंद महासागर में कमजोर पवनें भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से उत्तर की ओर महासागरीय धाराओं द्वारा लाई गई ऊष्मा को भी कम करती हैं। इससे मरीन हीट वेव्स तीव्र हो जाती हैं। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वार्षिक रिपोर्ट में इसकी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने का उल्लेख किया गया। ये रिपोर्ट ग्रह संबंधी कार्रवाइयों के तहत 3 कार्यों की पहचान करती है, जिसमें पहला कार्य है जलवायु संबंधी कार्य। इसमें निम्न कार्बन उत्सर्जन परियोजनाओं के लिए नेट जीरो एसेट ऑनर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वैधशाला, सीड कैपिटल असिस्टेंस फैसिलिटी आदि शामिल हैं। दूसरा है प्रकृति संबंधी कार्य। इसमें पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली, पारितंत्र लेखांकन जैसी विधियों को अपनाना, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक का आरंभ आदि शामिल है। और तीसरा कार्य है रसायन और प्रदूषण संबंधी कार्य। इसमें वायु प्रदूषण कानून के वैश्विक आकलन का शुभारंभ, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, बैटरी में मौजूद खतरनाक शीशे के बारे में जागरूकता फैलाना आदि शामिल है। आइए अब बात करते हैं यूएनईपी के बारे में। यूएनईपी की स्थापना वर्ष 1972 में स्टॉकहोम घोषणा के माध्यम से की गई थी। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में स्थित है। ये एक वैश्विक प्राधिकरण है। इसका कार्य पर्यावरण एजेंडे का निर्धारण करना और उसके सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। ये भारत सहित 193 सदस्य देशों तथा नागरिक समाज, व्यवसायों और अन्य प्रमुख समूहों के प्रतिनिधियों और हितधारकों के साथ कार्य करता है। यूएनईपी के कार्य के 7 व्यापक विषयगत क्षेत्र हैं: जलवायु परिवर्तन, आपदाएं और संघर्ष, पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, पर्यावरणीय अभिशासन, रसायन एवं अपशिष्ट, संसाधन दक्षता और समीक्षा के तहत पर्यावरण। ये अपनी आय के 95% के लिए स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर करता है। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की मेजबानी करता है। ये सभा पर्यावरण के मुद्दों पर निर्णय लेने वाली विश्व की सर्वोच्च स्तर की संस्था है। यूएनईपी के तहत बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते हुए हैं। ये 15 बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों का प्रशासन करता है, साथ ही उन्हें सचिवालयी सहायता प्रदान करता है। इन समझौतों में शामिल हैं जैविक विविधता पर अभिसमय यानी सीबीडी, वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी साइट्स, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण और उनके निपटान पर बेसल कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर रॉटरडम कन्वेंशन, दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन और ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन आदि। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। धन्यवाद प्रस्ताव। संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है। राष्ट्रपति नीति और विधायी घोषणाओं को भी रेखांकित करता है। इसके बाद अगले दिन दोनों सदनों में एक धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति को उसके अभिभाषण के लिए धन्यवाद दिया जाता है। इस प्रस्ताव को बाद में मतदान के लिए रखा जाता है। इसके तहत सांसद प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत करके अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होने को सरकार की हार के रूप में देखा जाता है। सेंटिनल ऑन द क्वी वाइव। इसका आमतौर पर सतर्क संरक्षक के रूप में उल्लेख किया जाता है। क्वी वाइव का अर्थ है सतर्क या सजग। उच्चतम न्यायालय ने मद्रास राज्य बनाम वीजी रो भारत संघ और राज्य 1952 मामले में इस वाक्यांश का प्रयोग किया था। इस दौरान न्यायालय ने ये विचार व्यक्त किया था कि मूल अधिकारों के संबंध में न्यायालय को एक सतर्क संरक्षक की भूमिका सौंपी गई है। पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल पीएम डिवाइन। इस नई योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई है। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया गया है। ये योजना पीएम गतिशक्ति की भावना के अनुरूप है। ये योजना पूर्वोत्तर की जरूरतों के आधार पर बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगी। ये युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका संबंधी गतिविधियों को सक्षम करेगी। इससे विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त अंतराल को समाप्त किया जा सकेगा। इस योजना को पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से लागू किया जाएगा। ये योजना मौजूदा केंद्रीय या राज्य योजनाओं के विकल्प के रूप में लागू नहीं होगी। इसके अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालय भी अपनी उम्मीदवार परियोजनाओं का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन राज्यों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रमुख गैर नाटो सहयोगी यानी MNNA। अमेरिका ने कतर को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया है। प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित राष्ट्र अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त अपने राज्य क्षेत्र में अमेरिकी युद्ध आरक्षित भंडार का रखरखाव करने के पात्र होते हैं। MNNA का दर्जा नामित देश को सैन्य और आर्थिक विशेषाधिकार प्रदान करता है, लेकिन ये किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को शामिल नहीं करता है। भारत अमेरिका का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नहीं है। हालांकि वर्ष 2018 में भारत को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर 1 का दर्जा दिया गया था। ये दर्जा भारत को सैन्य और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला तक लाइसेंस मुक्त पहुंच की अनुमति देता है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 27 यूरोपीय देशों, 2 उत्तरी अमेरिकी देशों और 1 यूरेशियाई देशों के बीच सैन्य गठबंधन है। जापान ने चीन में मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों को उठाया। जापान की संसद ने चीन में मानवाधिकारों के मुद्दों पर चिंता व्यक्त करते हुए एक संकल्प पारित किया है। इस संकल्प में उइगर मुस्लिमों और हांगकांग के साथ चीन के व्यवहार के मुद्दे को शामिल किया गया है। इस संकल्प में जापान से चीन में मानवाधिकारों के मुद्दों पर रचनात्मक रूप से शामिल होने का आह्वान किया गया है। इसमें चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसका कारण ये है कि चीन इस महीने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। चीन के शिनजियांग में लगभग 12 मिलियन उइगर निवास करते हैं। इनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं। उइगर अपनी स्वयं की भाषा बोलते हैं। वे सांस्कृतिक और नृजातीय रूप से स्वयं को मध्य एशियाई देशों से जोड़ते हैं। डाकघर में कोर बैंकिंग प्रणाली। सरकार ने वर्ष 2022 में पूरे डाकघर नेटवर्क को CBS के तहत लाने की योजना बनाई है। इससे बैंकिंग नेटवर्क के साथ धन के आसान हस्तांतरण और पारस्परिकता की सुविधा मिलेगी। CBS यानी डाकघर में कोर बैंकिंग प्रणाली को एक बैंक एंड प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये व्यवस्था बैंक की विभिन्न शाखाओं में बैंकिंग लेन देन की प्रक्रिया को पूरा करती है। इसका महत्व ये है कि ये नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM के माध्यम से वित्तीय समावेशन और खातों तक पहुंच को सक्षम बनाती है। इसके अलावा ये विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच धन के ऑनलाइन अंतरण की भी सुविधा प्रदान करती है। वर्तमान में डाकघर भारतीय डाक भुगतान बैंक के माध्यम से बचत खाता सेवाएं तथा पेमेंट बैंक की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र। वर्ष 2022-23 के बजट में सेज को प्लग एंड प्ले अवसंरचना बनाने के लिए एक नया कानून लाने की घोषणा की गई है। इसमें औद्योगिक विकास और सेवा क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सेज एक विशेष रूप से स्थापित शुल्क मुक्त अंतर क्षेत्र है। इसे निर्यात में वृद्धि के लिए, व्यापार संचालन और प्रशुल्क तथा शुल्क संबंधी विशेष प्रावधानों के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाता है। सेज अधिनियम 2005 विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा है। साथ ही ये सेज में संचालित इकाइयों पर भी लागू होता है। सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन यानी सेहत। रक्षा मंत्रालय ने दिल्ली में पूर्व सैनिकों और सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है। इसके तहत एक ऑनलाइन परामर्श मंच के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्राप्त की जा सकेंगी। सेहत स्टे होम OPD एक रोगी से डॉक्टर के संपर्क की प्रणाली है। इसमें रोगी अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप या टैबलेट का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से दूर से ही किसी डॉक्टर से परामर्श कर सकता है। यह अस्पतालों पर कार्यबोझ को कम करने के अलावा दूर दराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं व्यापक पहुंच सुनिश्चित करता है। ये ऑनलाइन आउट पेशेंट प्लेटफॉर्म मई 2021 में शुरू किया गया था। सिरुवानी बांध। तमिलनाडु ने केरल से आग्रह किया है कि वो सिरुवानी बांध की जल भंडारण क्षमता को उसके पूर्ण जलाशय स्तर तक बनाए रखे। सिरुवानी बांध केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। ये एक चिनाई यानी कंक्रीट से बना हुआ गुरुत्वाकर्षण बांध है। ये सिरुवानी नदी पर बनाया गया है। ये भवानी नदी की एक सहायक नदी है जो कि कावेरी बेसिन का हिस्सा है। इसका निर्माण वर्ष 1984 में किया गया था। इसका उद्देश्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में पेयजल की आपूर्ति करना है। इस बांध का जलग्रहण क्षेत्र केरल और तमिलनाडु दोनों के आरक्षित वनों में विस्तारित है। मुथीकुलम पहाड़ी बांध के पूर्वी भाग में स्थित है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखिए। इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार।